A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. My dear students, after completing the concept of single factor analysis of variance, now it is the time for us to proceed for two factor analysis of variance. And before starting the computation, let me give you a simple overview in the form of the same case we have discussed in the last slides. जहाँ पर मैंने आपको एक अदद केस दिया था ट्रीटमेंट एनालिसिस का, उसी एग्रीकल्चर की एग्जाम्पल से, और उसके अंदर हम किस तरह से एक और फैक्टर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं फैक्टर ऐड कर रहा हूँ वो मैन पावर की शक्ल में है। अब देखें, जो फर्टिलाइजर्स हैं यकीनन वो काम करती हैं या नहीं करती हैं, तो प्रूव हो गया कि उन्होंने उनके दरमियान इंटरवेंशनल जो सिग्निफिकेंस है तो उसमें फ़र्क वाजे हो चुका है, क्योंकि एक जो सी फर्टिलाइज़र थी सी ब्रांड की वो डोमिनेंट है और जो डी है वो ख़राब है। इसी तरह ए और बी जो है इनके सिमिलर इफेक्ट हैं। अब सिर्फ बात फर्टिलाइज़र की नहीं होती। आई ओन्ड अ लैंड, आई रैन इट फॉर 6 years, तो मेरे पास एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस है और मेरे पास जो लोग थे, जो टीम थी, वो टीम जो है वो इतनी अच्छी टीम नहीं थी, और मैंने बहुत लोगों को बदल के देखा तो मैंने देखा वाकई मैन पावर चेंज करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है आउटपुट में। तो बिल्कुल इसी तरह जो किसान है, एग्रीकल्चरिस्ट है, उसने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मैं ये फर्टिलाइजर्स के इफेक्ट तो चेक कर लेता हूँ, साथ ही साथ मैं अपनी मैन पावर को भी चेक कर लूँ कि मेरे पास कौन सा फार्मर जो वर्कर है वो अच्छा काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। तो फॉर दिस पर्पस उसने अपना जो ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर था उसको तो वही रखा बिल्कुल एज इट इज़, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, या आप लोग CRD के लेआउट डिज़ाइन में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर उसने ब्लॉक्स के तौर पर एक और मैन पावर का जो एलिमेंट है उसको ऐड किया है। तो ये अर्लियर आप देख चुके हैं, बिल्कुल वही है, मैंने कोई चेंज नहीं किया इसमें, और मैं डेटा में भी चेंज नहीं करूँगा। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं आपको ये बताऊँगा किस तरह से बगैर डेटा को चेंज किए आप ये जान सकें कि कोई फैक्टर किस तरह से अपनी हिस्से की वेरिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, और यकीनन वो हिस्सा वसूल करेगा एरर में से, बाकी सब तो अपनी जगह रहेगा। तो फिलहाल इस फार्मर ने ये काम किया कि अपने वर्कर्स जो थे उनको इस तरह से डिवाइड कर दिया। एग्रीकल्चरिस्ट था ये, इसने अपने 4 फार्मर जो हायर किए हुए थे सबको एक एक बेल्ट इसने दे दिया, और इसने चारों से ये कह दिया कि एक दूसरे के काम में मुदाखलत ना करें, और अपने वाले बेल्ट के ऊपर जितना अच्छा काम है देख रेख है फसल की वो आप करते रहें। तो इस तरह नाउ अगेन ये क्रॉप आई होगी, और आने के बाद मुझे सोच के बताएं अब जो ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर बनना चाहिए वो डिफरेंट बनना चाहिए या वही डेटा आना चाहिए जो हमारे पास पहले था। सोच के बताएं। यकीनन आप कहेंगे अब डेटा में फर्क हो सकता है बिकॉज द सेकेंड फैक्टर हैज बीन एडेड। यकीनन डेटा चेंज होना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूं फिलहाल डेलिबरेटली मैं पिछले डेटा को चेंज नहीं कर रहा हूं, और इसकी वजह आपको पता चल जाएगी क्योंकि मैं कैलकुलेशंस को आसान करना चाह रहा हूं, प्लस आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि जो कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स हैं फॉर्मूला वाइज उन पर क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब हम जो एक और फैक्टर को ऐड करते हैं तो उससे पूरे के पूरे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के टेबल पे क्या असर पड़ता है। तो प्रोसीडिंग विद द टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तो एक फैक्टर को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन जब टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ जाता है तो वहाँ पर ब्लॉकिंग इफेक्ट के तौर पे एक और फैक्टर के तौर पे शामिल हो जाती है। तो फॉर दिस पर्पस अब हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर्स आएंगे वो यकीनन टोटल सम ऑफ स्क्वायर, पूरे सिस्टम में जनरेट होने वाली वेरिएशन, और उसके साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वायर था फर्टिलाइजर के इम्पैक्ट को देखने के लिए वो भी हम शामिल करेंगे। और तीसरा सम ऑफ स्क्वायर जो इन एडिशन यहाँ पर आया है वो है हमारा ब्लॉकिंग सम ऑफ स्क्वायर SSB, जिसे हम इन स्लाइड्स में, इस पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। अब अगर हम आगे चलें तो जो रह जाता है आखिर में रेजिडुअल, वो एरर सम ऑफ स्क्वायर है। तो याद रखें जिस तरह से फैक्टर्स बढ़ते रहते हैं बिल्कुल उसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर जो है उनमें भी इजाफा होता रहता है। अब ये कैलकुलेशंस किस तरह से होंगी, क्या इन कैलकुलेशंस के अंदर कोई फर्क आया है? कोई फर्क नहीं आया है, सिर्फ सिंबल्स का फर्क है। तो प्रिपरेशन फॉर टू वे एनोवा, तो जो प्रीवियस ट्रीटमेंट देता रहा, एज आई हैव प्रॉमिस्ड टू यू कि मैं किसी किस्म की कोई ऑब्जर्वेशन भी चेंज नहीं करूंगा, मैंने कोई भी ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं की है, ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो इजाफी सम ऑफ स्क्वायर्स हैं ये किस तरह से एरर से अपने हिस्से को वसूल करते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने कॉलम वाइज मीन तो कैलकुलेट किए हुए थे, अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप कॉलम वाइज मीन्स के साथ साथ
रो वाइज एवरेजेस भी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि रोज में अब फार्मर्स मौजूद हैं, ये भी आ जाएंगे लिखे हुए। तो ये तो आप पहले कर चुके थे काम, ये ट्रीटमेंट एवरेजेस आपने कैलकुलेट किए। अगर हम रो वाइज एवरेजेस, अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो को पॉज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं भी आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये हैं जनाब फार्मर वाइज एवरेजेस, और इनका ओवरऑल एवरेज जो है वो वही 4.59 है, बिकॉज आई हैवंट चेंज एनी ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। तो अब यहां पर देखिए, आप और से देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैच जीत रहे हैं या मैच हार रहे हैं, इस बात का फैसला मैच से पहले भी हो सकता है। ये मैं एक एग्जाम्पल में बता चुका हूं आपको, तो मैं दोबारा उस एग्जाम्पल को कोट नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि इस वक्त हम कैसे फैसला करेंगे कि कौन सी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने जा रही है और कौन सी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होने जा रही है। ट्रीटमेंट्स की H0 और ब्लॉक्स यानी फार्मर्स की H0 दोनों ये कहेंगी कि दोनों ये एवरेजेस बराबर हैं, इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। चलें डिस्क्रिप्टिवली देख लें, राउंड करके पढ़ें इसे। 3, 4, 9, 2। अगर मैंने 0 डेसिमल पे राउंड किया है तो ऐसे ही पढ़ा जाएगा ना, 3, 4, 9, 2। एक उछाल है इसमें, 3 के बाद 4, 4 के बाद अचानक 9, 9 के बाद अचानक ड्रॉप डाउन हो गया 2, 3, 4, 9, 2। एक उछाल महसूस होता है आपको। अच्छा, इसी को पढ़ें आप, 4, 4, 6, 5, 4, 4, 6, 5। ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं आया, ये लहरें तो नहीं उठी बहुत ज्यादा। 4, 4, 6, 5। अब आप देखें ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में इंडिकेशन मुझे हो गई कि फार्मर्स की कारकर्दगी तकरीबन बराबर लग रही है, लेकिन ट्रीटमेंट्स के जो दरमियान इंपैक्ट है उसके दरमियान फर्क एवरेजेस का महसूस हो रहा है। अब इसी चीज को हम बाय मींस ऑफ इन्फरेंशियल टेस्ट, बाय कैलकुलेटिंग एनोवा टेबल, इसको हम प्रूव कर लेंगे। तो अगेन हम आ रहे हैं सम ऑफ स्क्वायर की कैलकुलेशन पे। क्या थी सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यूज? जब हम लोग वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रहे थे उस वक्त की बात कर रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। आप पिछले लेक्चर्स में जाएं मेरे और वहां से निकाल के ले आए। एवरीथिंग इज सिमिलर, कोई फर्क नहीं है, वही 146.65 146.61 आ गया रिजल्ट आपके पास। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप, अगर आप चाहें तो ये कैलकुलेशन आप पिछले प्रीवियस पार्ट में वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की देख सकते हैं। इसी तरह जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें भी रिजल्ट वही आएगा, लेकिन यहां पर देख लें फॉर्मूले का थोड़ा सा फर्क है, ये है डिफरेंस। यहां क्या लिखा हुआ है, इंस्टेड ऑफ n1 इट इज रिटन n.1, ये छोटा सा डॉट लगा हुआ है। इसी तरह ब्रैकेट के अंदर x.1 बार, फिर माइनस x बार होल स्क्वायर। अब ये x बार ये तो ओवरऑल मीन है, ठीक है, x बार तो ओवरऑल मीन वही 4.59। ये डॉट कहां से आ गया? ये कॉलम्स के ऊपर चूंकि हम चल रहे हैं, ये कॉलम लेंथ्स की बात हो रही है, लिहाजा हमें सिंबॉलिकली डिस्टिंग्विश करने की जरूरत थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रो लेंथ एंड कॉलम लेंथ। सही है। अब ये कॉलम लेंथ जो है इनकी निशानी ये रखी उन्होंने कि नंबर से पहले डॉट लगा दिया, इसी तरह इनके मीन में नंबर से पहले डॉट लगा दिया, बिल्कुल वही है। कौन कौन से एवरेजेस थे वो अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किए थे, वही एवरेजेस जो 3.13 और उसके बाद जो आए थे सारे के सारे, और वही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट है। आप लोग चेक कर लें, यही सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट वन वे एनोवा की कैलकुलेशन के वक्त भी आपके सामने आया था। ओके, so now we are going to proceed for the computation of farmers means, right? फार्मर यानी रो वाइज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ब्लॉकिंग सम ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए अब हमने जो रो वाइज सम कैलकुलेट किए थे उन सम को हमें यूज करना होगा। और यहां पर आप देख लें सिंबल्स जो हैं वो वही वाले सिंबल्स हैं। इसमें देखें आप n1 डॉट, अब डॉट बाद में आ गया, ये बता रहा है कि एक रो जो फार्मर को दी गई थी ये उस रो के लेंथ की बात हो रही है। इसी तरह फर्स्ट रो के मीन की बात हो रही है 1 डॉट, इसी तरह सेकेंड रो की लेंथ, सेकेंड रो का मीन, इसी तरह आप चलेंगे डॉट्स जो है ना। अब इसमें अगर कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये कैलकुलेशन मैं आपको अभी करके भी दिखा देता हूं। ये देखें जनाब, ये सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉकिंग सम ऑफ स्क्वायर्स है। अब ये जिस तरह से कैलकुलेट होके आया है ये मैं आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इसका रिजल्ट आप लोग लिख लें ताकि आपको ये क्रॉस चेकिंग हो जाए आपके सामने। अच्छा, आप में से कुछ लोग हैं वो कैलकुलेट कर भी सकते हैं इसको, लेकिन जो लोग कैलकुलेट ना कर पाए वो इसके बाद वाला पार्ट देखेंगे, तो ये कैलकुलेशन मैं वहां पर करके दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।